Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, this is part 4 of our AIMCRE series. ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस कवर कर ली हैं इस टॉपिक के ऊपर. अगर आपने वो नहीं देखी तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा. आप वहाँ जाके ये सारी जो सीरीज़ है वो चेकआउट कर सकते हो. ये है हमारा पार्ट 4 इस सीरीज़ का और इसमें हम टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 2025 में जब आपका AIMCRE का एग्जाम होने वाला है वो. अब बिना किसी देरी के जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर ऑन योर स्क्रीन इज इंटरवल ट्रेनिंग इज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ या फिर एंड्योरेंस. तो अगर आपने इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा होगा सो इंटरनल ट्रेनिंग हम किस लिए देते हैं एथलीट को या किसी भी पेशेंट को? एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, एंड्योरेंस. नेक्स्ट इज बेंडिंग फॉरवर्ड ऑफ द ट्रंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मूवमेंट? फ्रंटल प्लेन, सजाइटल प्लेन, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन. तो अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में और अच्छे से आपको समझाया था कि प्लेन एंड एक्सिस क्या होते हैं और कौन सी मूवमेंट किस प्लेन और एक्सिस में आती है. मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ समझाई थी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. तो अगर कोई इंडिविजुअल अपनी ट्रंक को फॉरवर्ड बेंड कर रहा है तो ये कौन से वाले प्लेन में आएगा? तो ये ऑब्वियसली आपके सजाइटल प्लेन में आएगा. सो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी दी सजाइटल प्लेन. तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर दोगे, कोई मुश्किल नहीं है इसमें. हंच बैक इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और बैक पेन. तो काइफोसिस, ठीक है, काइफोसिस में क्या हो जाता है कि जो आपका थोरैसिक कर्व होता है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, यानी थोरैसिक का जो वर्टेब्रा का कर्व होता है स्पाइन का वो इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से हंच बैक डिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है. सो द करेक्ट आंसर इज बी, काइफोसिस. Next is the effect of two non-linear systems acting at a common point can be determined by finding out their resultant, which can be determined by simple arithmetic addition, law of triangle, law of parallelogram and d cosine law. तो इसने क्या बोला कि दो नॉन लीनियर हैं, यानी कि इस तरीके से वो आ रहे हैं. ठीक है, और इनका मुझे अगर रिजल्टेंट निकालना है ऐसे तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी दी पैरेललोग्राम लॉ. ठीक है, तो यहाँ पे कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जिसकी वजह से हम ये कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं हम. Next is in a pulley, maximum resistance force is produced when the angle of pulley is in line with the moving bone, 90 degrees to the moving bone, 60 degrees with the moving bone and 45 degrees with the moving bone. अब हमें पूछा गया है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस फोर्स कब लगेगी? जो एंगल ऑफ पुली जब 90 डिग्रीज पे होगा टुवर्ड्स द मूविंग बोन तब जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस फोर्स है वो लगेगी. सो द करेक्ट आंसर विल बी 90 डिग्रीज टू द मूविंग बोन, ऑप्शन नंबर बी. Next is ROM is limited because of soft tissues have lost extensibility as a result of adhesion, contracture, scar tissue formation, all of the above. तो इसका आंसर हो जाएगा all of the above. क्यों? क्योंकि जो आपकी ROM है अगर वो सॉफ्ट टिश्यू की वजह से लिमिटेड है, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू में कोई प्रॉब्लम है, एंड ये जो तीन कंडीशंस आपको यहाँ पे दे रखी हैं तीनों ही कंडीशन हमें किस में देखने को मिलती हैं? सॉफ्ट टिश्यू में देखने को मिलती हैं, राइट. सो ये तीनों कंडीशन की वजह से आपकी सॉफ्ट टिश्यू अफेक्टेड होगी और सॉफ्ट टिश्यू अफेक्टेड होगी तो आपकी जो ROM है ऑब्वियसली वो भी कम होगी. ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. Next is the cartilage which serves to cushion the impact of large forces or bone ends is called. अब यहाँ पे सिंपल देखो पूछा क्या गया है थोड़ा घुमा फिरा के कि जो आपके बोन के एंड्स होते हैं, जैसे ये एक बोन है और ये एक बोन है, तो इनके जो बोन्स के एंड है इनके ऊपर कौन सा कार्टिलेज लगा होता है, बेसिकली ये पूछा गया. फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड नन ऑफ द अबव. तो अगर आपने थोड़ी सी भी एनाटॉमी या फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, बायोमैकेनिक्स पढ़ी होगी, तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे दोगे कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइलिन कार्टिलेज. कि जो बोन के एंड्स होते हैं जहां पे जॉइंट बनता है वहां पे आपका लगा होता है हाइलिन कार्टिलेज, राइट. नेक्स्ट इज गेट कंट्रोल थ्योरी एक्सप्लेन. अब गेट कंट्रोल थ्योरी किस में हमने पढ़ी है? टेंस में पढ़ी है, ये मैंने आपको समझाई भी है. इट इज रिलेटेड एक्सप्लेन्स द थ्योरी ऑफ पेन, थ्योरी ऑफ स्पाज्म, थ्योरी ऑफ स्टिफनेस एंड थ्योरी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. तो ऑब्वियसली इट एक्सप्लेन्स द थ्योरी ऑफ पेन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट इज द मेन प्रिंसिपल. मेन को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है. द मेन पर्पस ऑफ पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज इज टू स्ट्रेंथन द मसल, प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर, इंक्रीज कोऑर्डिनेशन एंड प्रोवाइड प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट. अब यहाँ पे देखो ए तो हो नहीं सकता, हमें पता है पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट जो होती है वो स्ट्रेंथ को तो इंक्रीज नहीं करेगा, कोऑर्डिनेशन भी वो नहीं करेगा इंक्रीज.
ठीक है। अब प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर या प्रोवाइड प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट, क्योंकि हम पेशेंट को टच कर रहे हैं तो प्रोप्रियोसेप्शन तो जा रहा है पेशेंट के पास, और जो कॉन्ट्रैक्चर है वो भी प्रिवेंट होते हैं। अब हमें इन दोनों में से ये देखना है कि ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं, बट इनमें से मेन पर्पस क्या है पैसिव रेंज ऑफ मोशन का? तो मेन पर्पस ये है कि हमें जो पेशेंट के कॉन्ट्रैक्चर्स हैं वो रोकने होते हैं। मेन इंडिकेशन ये होता है पैसिव रेंज ऑफ मोशन का। जब भी आप आईसीयू में जाते हो या फिर कोई भी बेड रिडन पेशेंट होता है तो आप उसको पैसिव रेंज ऑफ मोशन जरूर देते हो। क्यों? ताकि जो कॉन्ट्रैक्चर्स हैं वो ना डेवलप हो पाए, प्रेशर सोर्स हैं वो ना डेवलप हो पाए। तो अगर पैसिव रेंज ऑफ मोशन नहीं दिया, पैसिव रेंज ऑफ एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स। Next is coordination is assessed by passive movement, muscle strength, finger to nose test and D vertical jump test. तो passive movement again it is a type of rehabilitation, muscle strength यानी कि मसल में स्ट्रेंथ कितनी है, vertical jump test हम उसकी जो vertical jump test यूजुअली हम बास्केटबॉल प्लेयर्स में देखने के लिए यूज़ करते हैं। क्या देखने के लिए यूज़ करते हैं? उनकी एक्सप्लोजिव या फिर लोअर लिम्ब स्ट्रेंथ की मस्कुलेचर, लोअर लिम्ब का जो मस्कुलेचर है उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे बचा क्या? फिंगर टू नोज टेस्ट। तो फिंगर टू नोज टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन को असेस करने के लिए, ठीक है। सो दीज आर कोऑर्डिनेशन टेस्ट, और इसमें एक फिंगर टू नोज टेस्ट नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फिंगर टू नोज टेस्ट। गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप यहाँ पे इस वीडियो को क्लिक कर सकते हो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना।